आइए बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी को, इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड को और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को फिर से देखें, इसलिए कि इसके पहले जो ऑनलाइन क्लास चले थे उसके वीडियो आप तक ठीक से नहीं पहुँचे और कितने लोगों की शिकायत है कि उसमें वीडियो ठीक नहीं आ रहा है, इसलिए ये वीडियो फिर से आपको दिया जा रहा है। हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है। ये शब्द पहले हम लोग सुन चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंसी में यह कहा गया कि ऑक्टेट नियम का पालन करते हुए तथा वैलेंसी का ध्यान रखते हुए कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु से 3 प्रकार से जुड़ता है: इलेक्ट्रोवैलेंसी द्वारा, कोवैलेंसी द्वारा और कोऑर्डिनेट वैलेंसी द्वारा। इन तीनों को हम लोगों को पढ़ना है। आज ये पहली बात हम लोग जान रहे हैं और ये है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी द्वारा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है? तो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के परमानेंट ट्रांसफर से बना बंधन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है? बॉन्ड बाय परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम, इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके लिए कंडीशंस क्या हैं? तो इसके लिए कंडीशंस हैं कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का जो अंतर है वो अंतर बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स 1.7 से बड़ा होना चाहिए। 1.7 से यदि बड़ा होता है तो उस बंधन को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। दूसरी बात कि जब इतना बड़ा अंतर होगा परमाणुओं के बीच तो एक परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए जो डोनर है और दूसरे परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लेगा। तीसरी बात कि एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए। इट मीन्स एक मेटल होना चाहिए और दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? कोई शर्त पूछे तो आप इन शर्तों को लिख सकते हैं। तो ये कंडीशंस हैं। अब ये देखें कि ये Na है तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 8 1, और ये क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 8 7। अब इनका ध्यान रखना है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसको 8 हो जाएगा, इसका 1 दे देगा तो इसके पास 8 हो जाएगा, तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ऑक्टेट नियम का ध्यान रखते हुए उसके बाद बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी का निर्धारण करते हैं, तो इसका भी ध्यान रखते हुए ये सोडियम जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा। क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग क्रॉस से दिखाएंगे। सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो गोल वाला है, लेकिन सोडियम ने ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है और क्लोरीन पे माइनस हो गया है और इसी इलेक्ट्रॉन को इधर जाने के कारण इस पे प्लस चार्ज हो गया है। तो ऐसे बन गया सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया? NaCl। अब सोडियम ने चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, देन इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 1 ऑल्सो। ये भी एक है
वो भी एक है। एक ने एक दिया, दूसरे ने एक लिया। दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जिसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हो और कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, जैसे CaCl2 है, इसको मिटा दिया जाए। देखिए ये है CaCl2, ये कैल्शियम है 20, इसका विन्यास हुआ 2 8 8 2, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 देगा। ये क्लोरीन वही है 17 2 8 7। अब ये कैल्शियम है और ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। इस कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, एक इसको और एक इसको, और इसके पास पहले से थे 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास पहले से थे 7 इलेक्ट्रॉन, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इसका है, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये ड्यू टू ये इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, और Ca के पास 2 चला गया, तो 2 धनावेश, दैट इज CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। अब इसकी बात यदि हम लोग करें तो देन इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 2 और इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन ने 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया है, एक क्लोरीन ने 1 लिया तो 2 चाहिए क्लोरीन, लेकिन कैल्शियम ने 2 दिए, तो कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। तो 2 बातें हम लोगों ने देख ली। कौन कौन सी बात? कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, एक बात, और दूसरी बात इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, दूसरी बात, और तीसरी बात क्या देख ली कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बनने की शर्तें क्या हैं। अब चौथी बात कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, तो जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो ये सारी बातें हो गई ना। किसी को कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कोई दिक्कत हो तो आपके दिक्कतों का मैं निवारण करूंगा। आइए हम लोग इसके बाद देखें कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, तो हम लोगों ने ये 3 बातें देखी, इसके बाद हम लोगों ने चौथी बात देखी, क्या कि कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की शर्तें क्या है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की विशेषताएं क्या है। तो बच्चों, मैंने आपसे पहले ही कमिटमेंट किया था जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया था कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले क्या हैं, तो कंपोजिशन, पदार्थ कैसे बनता है, कैरेक्टर, उसका चरित्र क्या होता है, और एप्लीकेशंस। मैंने ये कहा था कि जो जैसा निर्मित होता है उसमें वैसे ही कैरेक्टर होते हैं, और जिसमें जैसे कैरेक्टर होते हैं उसका वैसा ही उपयोग किया जा सकता है। तो हम लोग उसी निर्माण की बात कर रहे थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता यह है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की क्या विशेषताएं हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की ये विशेषता पहली है कि इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मीन्स जानते हैं आप, इट मीन्स उनके बीच परमाणुओं के स्थायी स्थानांतरण से बंधन बने होते हैं, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है कि दूसरी विशेषता ये प्रायः ऑफन सॉलिड, ऑफन फाउंड इन सॉलिड स्टेट,
ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता, ये हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। चौथी विशेषता, इनके बीच जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनमें पाया जाता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये बल जो होता है बच्चों, ये दो विपरीत आवेशों के बीच में होता है, एक धनावेश हो दूसरा ऋणावेश हो। परमाणु जो होता है ना, उसके न्यूक्लियस में भी जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में घूमते हैं, उनके बीच में यही फोर्स होता है। कभी भी दो अल्टरनेट विपरीत आवेशों के बीच में यही बल मजबूत बल होता है। इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। इसको हम लोग स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के नाम से भी जानते हैं। तो ये चौथी बात होती है। इसी के कारण पांचवी बात, इनके बीपी बॉइलिंग पॉइंट और एमपी मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। इसका एक और कारण होता है, क्या? 6, ये लैटिस बनाते हैं। लैटिस तो जानते हैं ना आप, ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जाल बन रहा है नेट। ये नेट इनके द्वारा बनाया जाता है। इस नेट को तोड़ने में और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विरुद्ध अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनका बीपी और एमपी जो होता है वो हाई होता है। पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बीपी और एमपी हाई क्यों होते हैं, तो हम लोग बताते हैं कि चूंकि इनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और ये आयन जो है विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे के साथ मिलकर के लैटिस बनाते हैं। इस लैटिस को और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनके क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। हम लोग अगली बात जानें, अगला कैरेक्टर क्या है? तो अगला कैरेक्टर है 7वां, नॉन डायरेक्शनल फोर्स होता है। नॉन डायरेक्शनल फोर्स होता है। नॉन डायरेक्शनल फोर्स का अर्थ है कि ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव के चारों तरफ से निगेटिव, चारों तरफ से बल लगा होता है। और नॉन डायरेक्शनल फोर्स जब होता है तो नॉन डायरेक्शनल फोर्स के कारण दो बातें होती हैं। नंबर 8, ये आइसोमेरिज्म का प्रदर्शन नहीं करते, डजंट शो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का अर्थ यही है ना कि संरचना में अंतर के कारण समान अणु सूत्र से, तो जब नॉन डायरेक्शनल फोर्स है तो संरचना में अंतर होगा कैसे? ठीक है, तो अगली बात ये आयनिक रिएक्शन देते हैं। आयनिक रिएक्शन देते हैं। आयनिक रिएक्शन का अर्थ है कि पहले ये अपने आयनों में टूटते हैं और आयनों में टूटने के बाद रिएक्शन देते हैं। जैसे NaCl अगर किसी से रिएक्शन कर रहा है तो NaCl पहले Na+ और Cl- में टूटेगा, फिर रिएक्शन देगा। हेंस रिएक्शन इज नोन एज आयनिक रिएक्शन। तो हम लोगों ने देखा कि क्या क्या इनकी विशेषता है। ये सारे विशेषताओं से ये लैस हैं। और इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में जब स्थायी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कोई बनता है तो उसमें ऊर्जा परिवर्तन होता है।
और उस ऊर्जा परिवर्तन को कैलकुलेट करने का काम। एक बंधन के बनने से ऊर्जा मुक्त होती है, तो एक स्थायी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में के बनने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, इसका कैलकुलेशन बॉर्न और हैबर ने किया। उसे हम लोग बॉर्न हैबर ने किया, और इन्होंने इसके लिए एक साइकिल का निर्माण किया जिसको हम लोग बॉर्न हैबर साइकिल के नाम से जानते हैं। बॉर्न और हैबर ने मिलकर के आयनिक बंधन के निर्माण में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी का आकलन किया। कैसे किया, हम लोग इस उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये Na है और ये Cl2 है, और इस दोनों ने मिलकर के NaCl बनाया, और NaCl के बनने में U ऊष्मा खर्च हुई। तो ये Na ठोस था, सॉलिड है, और ये Cl गैस है। तो ये ठोस और ये गैस क्या आपस में ऐसे रिएक्शन कर गए? नहीं किए। ये ठोस पहले Na गैस में परिवर्तित हुआ, और गैस में परिवर्तित होने के लिए ठोस से गैस को बनने की घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो इसको सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन HS। तो ये गैस बन गया। फिर गैसीय परमाणु से विलगित निकाय में एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने में, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाला गया। इसको हम लोग बोलते हैं IP, आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में व्यय ऊर्जा, तो ये बन गया Na+। यही है ना आयनन विभव की परिभाषा। तो पहले ठोस से गैस, फिर गैस से आयन, ऐसे ये अणु हैं, इसमें 2 परमाणु हैं। तो इसको पहले एक परमाणु में ये टूट गया Cl में, और ये परमाणु में जब टूटा, क्यों टूटा? इसलिए कि इसको इलेक्ट्रॉन लेना है, तो इसको पहले परमाणु में टूटा। परमाणु में टूटने को हम लोग कहते हैं HD, डिसोसिएशन एनर्जी, हीट ऑफ डिसोसिएशन। तो ये हीट ऑफ डिसोसिएशन, दोनों क्लोरीन अलग हो गए, एक क्लोरीन हम लोगों को यहाँ मिल गया। इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया ना, यहाँ ऐसे वो एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया। एक इलेक्ट्रॉन लेने पर EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। विलगित निकाय में गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, और ये बन गया Cl-। अब ये दोनों आपस में मिले और मिल करके बनाए NaCl। NaCl का लैटिस बना, इसको बोलते हैं HL। HL का अर्थ है कि ऐसा Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+। लैटिस के निर्माण में भी ऊष्मा मुक्त होती है, और फिर ऊष्मा मुक्त हुई Na+, Cl-, Na+, Cl-। ऐसा देख रहे हैं ना, ऐसा ये लैटिस बना, तो इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब कुल ऊर्जा कितनी हुई? कुल ऊर्जा ये है, ये माइनस में होती है, इसलिए कि बंधन के बनने से ऊष्मा मुक्त होती है, और मुक्त ऊष्मा को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देन -U इज इक्वल टू क्या क्या हुआ? तो सब्लिमेशन एनर्जी, ये हीट लगा, लगने वाले ऊष्मा को पॉजिटिव लिखते हैं। फिर क्या लगा? डिसोसिएशन एनर्जी, तोड़ने में ऊष्मा लगती है, तो HD। फिर क्या हुआ? IP, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में ऊष्मा लगती है। फिर EA, ये ऊष्मा मुक्त होती है, EA। फिर HL, ये ऊष्मा मुक्त होती है, HL। और ये बॉर्न हैबर साइकिल, ये जो साइकिल ऊपर हम लोगों ने देखा, इस साइकिल की कुल ऊर्जा ऐसे कैलकुलेट कर ली गई कि कितनी ऊर्जा मुक्त हुई, और इस ऊर्जा को मुक्त होने में, इस ऊर्जा को
मुक्त होने में इतने फेनोमेना से गुजरना पड़ा। तो हम लोग ऐसे बॉर्न हैबर साइकिल के माध्यम से किसी आयनिक यौगिक के लिए ऊर्जा के कैलकुलेशन का प्रदर्शन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इससे कोई ऐसे सवाल भी हो तो उसको लगाया जा सकता है। आइए देखिए इसके बाद हम लोगों को जानना है बॉर्न हैबर साइकिल के बाद कि वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं, वेरिएबल का अर्थ होता है परिवर्तनीय और इलेक्ट्रोवैलेंसी का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन संयोजकता। तो जैसे बंधन होता है वैद्युत संयोजी बंधन, ऐसे ही वैद्युत संयोजकता होती है। तो वैद्युत संयोजकता परिवर्ती क्यों होती है? तो परिवर्ती वैद्युत संयोजकता के दो प्रमुख कारण हैं। आइए देखें। टू इम्पोर्टेंट cause for variable इलेक्ट्रोवैलेंसी। कौन कौन से महत्वपूर्ण दो कारण हैं? नंबर 1, इसको बोलते हैं इनस्टेबिलिटी ऑफ कोर। इनस्टेबिलिटी ऑफ कोर हम लोग जानते हैं, हमने आपको बताया है कि परमाणु के पास दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक आउटर सेल में, जिसको वैलेंस सेल कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अंदर के कोष में उसको हम लोग इनर सेल कहते हैं, उसको कोर है वो, और उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में भाग लेते हैं, लेकिन जब इनर सेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में भाग ले लेते हैं तो फिर संयोजकता बदल जाती है। और ये काम कब होता है? तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट में होता है। इसलिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट का कोर जो होता है ना, वो इनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। जैसे ये कैल्शियम है, तो कैल्शियम 20 है, इसमें 2 8 8 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम खो देता है और खोने के बाद ये बना लेता है Ca2+। तो ये 2 8 8 स्टेबल हो गया और इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 2। लेकिन अब आप इस आयरन को देखिए, ये 26 है, 2 8 8 2। अभी 6 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो वो इसमें आएगा। तो जब Fe 2 संयोजकता प्रदर्शित करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 होगा, देख रहे हैं ना। लेकिन Fe 3 संयोजकता प्रदर्शित करेगा तो ये अंदर जो कोर है, यानी ये आउटर सेल है और ये कोर है, कोर भी अस्थायी होता है और ये भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन करने लगता है। तो क्या होता है फिर? तो फिर ये 2 8 13 हो जाता है। तो यहां पर वैलेंसी जो है ये 2 हो गई और यहां पर जो वैलेंसी है ये 3 हो गई। इसलिए कि अब यहां पर इस कोर का इलेक्ट्रॉन एक और चला गया। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी अगर वेरिएबल हो तो उसका कारण एक है इनस्टेबिलिटी ऑफ कोर, और ये लागू होता है डी ब्लॉक एलिमेंट पर। ठीक इसी तरह एस ब्लॉक एलिमेंट तो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते नहीं है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट ये कर रहे हैं, तो उसका कारण ये है। पी ब्लॉक एलिमेंट परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जिसका कारण है दूसरा। इसको हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट।
अक्रिय युग्म प्रभाव ये क्या है? तो बाह्यतम कोश के इस उपकोश के इलेक्ट्रॉन आकार बढ़ने के साथ साथ अक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण संयोजकता घट जाती है। प्रारंभ में संयोजकता बड़ी होती है और बाद में संयोजकता कम हो जाती है। जैसे हम लोग किसी फैमिली को देख सकते हैं, ऐसे ये लेड है PB 82 82, यह कार्बन परिवार का सदस्य है। हम लोग इसको देख सकते हैं, यही है कार्बन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, जर्मेनियम के नीचे टीन और टीन के नीचे लेड। 1 2 3 4 5, कार्बन 6, 8 6 14, 14 18 32, 32 18 50, 50 30 80, 2 82। बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक सा होता है, 1s2 2s2 2p2। तो इसमें 2s2 2p2 होता है, इसमें होता है 3s2 3p2। इसके बाह्यतम कोश में होता है 4s2 4p2। इसके बाह्यतम कोश में होता है 5s2 5p2 और इसके बाह्यतम कोश में होता है 6s2 6p2। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखना चाहें इसका पूरा तो ऐसे लिख सकते हैं आप बाउ थियरी से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p2। गिनती कर लें आप, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46 4 50 10 60 2 62 6 68 10 78 2 80 2 82। ठीक है, अब ये आउटर सेल है, लेकिन आउटर सेल कहाँ है? छठवां सेल है, छठवां कोष। छठवां कोष जो होता है, आप ये देखें, ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है, ये चौथा कोष है, ये पांचवा कोष है। तो छठवां कोष जो होगा उसकी दूरी न्यूक्लियस से बढ़ेगी, और न्यूक्लियस से जब दूरी बढ़ेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एस का, ये एस का इलेक्ट्रॉन 6s2 और 6p2 ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने यहां से जंप लगा करके यहां नहीं आएगा, तो ये बनाएगा PbCl2 बनाएगा ना, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन जंप लगा के वहां चला जाएगा तो इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, 1 2 3 ऐसी हो जाएगी, और जब ऐसी हो जाएगी तो ये बनाएगा PbCl4, क्योंकि 1 2 3 4। तो जंप लगाएगा कब और नहीं लगाएगा कब? तो जंप तब लगाएगा, कार्बन 4 संयोजकता का प्रदर्शन करता है, ये भी 4 संयोजकता का प्रदर्शन करता है, ये भी 4 संयोजकता का प्रदर्शन करता है, ये भी 4 का करता है, ये भी 4 का करेगा, और सभी 2 के भी करेंगे। तो 2 के भी करेंगे और 4 के भी करेंगे। 2 के कब करेंगे? जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन, ये S2 है और ये P2 है, ये P2 है, 2 संयोजकता का प्रदर्शन करेगा। और जब एक्साइटेड स्टेट में होगा, आपने कार्बन की टेट्रावैलेंसी पढ़ी है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप लगा के यहाँ चला आएगा, तो 4 संयोजकता का प्रदर्शन करेगा। तो परिवर्ती संयोजकता का जो लेड का कारण है कि 4 और 2 2, हालांकि 2 जो है स्टेबल होता है, नीचे वाला स्टेबल होता है और ये अनस्टेबल होता है, 4 संयोजकता अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी दूरी न्यूक्लियस से बढ़ने के कारण ये अपनी पेयरिंग तोड़ना नहीं चाहता और जंप लगा के वहां जाना नहीं चाहता। जब नहीं जाना चाहेगा तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, संयोजकता घट जाएगी, और यदि जाएगा तो 4 हो जाएगी। लेकिन नहीं जाना चाहेगा, ये कैरेक्टर अधिक होगा। तो परिवर्ती संयोजकता जो
हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसका कारण क्या है? इसका जाना और नहीं जाना, और इसी कारण को की व्याख्या कौन करता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है? तो अक्रिय युग्म प्रभाव यह बताता है कि जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के s उपकोश के इलेक्ट्रॉन परमाणु का आकार बढ़ने के कारण अक्रिय व्यवहार करते हैं तथा जंप लगा करके रिक्त p उपकोश के कक्षक में नहीं जाते हैं, तो संयोजकता घट जाती है। यही है अक्रिय युग्म प्रभाव। संयोजकता घटाएगा जब PbCl2 बनाएगा तो ड्यू टू अक्रिय युग्म प्रभाव, और जब ये बनाएगा तो उसमें अक्रिय युग्म प्रभाव प्रभावी नहीं होगा तो ये बनाएगा, यानी 4 संयोजकता और 2 संयोजकता। इट मीन्स वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है और इसका प्रदर्शन p ब्लॉक एलिमेंट क्यों करते हैं, फिर वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है और ये d ब्लॉक एलिमेंट के कोर के इनस्टेबिलिटी के कारण कैसे इसका प्रदर्शन होता है। उसके बाद पहले हम लोगों ने देखा कि बॉर्न हैबर साइकिल क्या है और उससे एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के ऊर्जा का कैलकुलेशन कैसे बॉर्न और हैबर ने साइकिल के माध्यम से किया था। उसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के कैरेक्टर देखे, उसके पहले इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बनने की शर्तों को जाना, उसके पहले इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बारे में जाना। तमाम सारी बातों को, आपकी शिकायत थी, इस वीडियो को देखिएगा, आपकी शिकायत दूर हो गई होगी और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।